नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 15 अप्रैल 2026, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे यानी विश्व कला दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान कलाकार लियोनार्डो डा विंसी के सम्मान में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कला और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है, क्योंकि आर्ट हमारी सोच और समाज दोनों को प्रभावित करता है। और आज 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस भी मनाया जाता है। साल 1948 में आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी, जिसे साल 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और साल 1469 में आज ही के दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। उन्होंने मानवता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। और आज 15 अप्रैल को राष्ट्रीय यादव दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणजीत सिंह यादव की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिसे उत्तराखंड के विकास में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने बैसाखी, बिहू और पुथांडू की शुभकामनाएं भी दी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। 213 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत में बना है, जिससे दिल्ली देहरादून ट्रैवल टाइम 6 घंटे से घटकर करीब 2.5 घंटे हो जाएगा। यह कॉरिडोर गाजियाबाद, बागपत, शामली और सहारनपुर जैसे शहरों को जोड़ते हुए ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और जॉब्स को बढ़ावा देगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि उत्तराखंड में 2,25,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यह एक्सप्रेसवे टूरिज्म को भी बूस्ट देगा। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और 4 धाम तक पहुंच आसान होगी। उन्होंने बताया कि आदिल कैलाश और ओम पर्वत यात्रियों की संख्या 36,000 तक पहुंची, जबकि विंटर 4 धाम में 80,000 से बढ़कर 1.5 लाख लोग पहुंचे। इस प्रोजेक्ट में 12 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है, जिससे एनिमल्स सुरक्षित रहेंगे। यह प्रोजेक्ट विकास, पर्यावरण और रोजगार तीनों को एक साथ आगे बढ़ाने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर एक अहम अपडेट सामने आई है। नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के तहत नमो ऐप के जरिए राज्य के बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो राज्य के लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं के एनर्जी, इंथुजियाज्म और डेडिकेशन की भी तारीफ की और कहा कि उनका जोश साफ दिख रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ता टीएमसी सरकार की एलिग्ड मिस गवर्नेंस को लोगों तक सही तरीके से पहुंचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि समाज के हर वर्ग के लोग बीजेपी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जो एक पॉजिटिव संकेत है। यह बातचीत दिखाती है कि पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने और लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मंथली रेडियो प्रोग्राम का 133वां एपिसोड होगा, जिसे आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने आइडियाज और सजेशंस भी दे सकते हैं। इसके लिए 1800-11-7800 टोल फ्री नंबर पर कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा लोग नरेंद्र मोदी ऐप और माई गवर्नमेंट ओपन फोरम के जरिए भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार ने एक और आसान तरीका दिया है। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS के जरिए मिले लिंक पर जाकर सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं। इस महीने के एपिसोड के लिए सजेशंस भेजने की लास्ट डेट 24 तारीख तय की गई है। यह कार्यक्रम लोगों को सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ने और अपनी बात रखने का एक खास मौका देता है। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। नीतीश कुमार ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल सईद अता हसनैन को अपना रिजिग्नेशन सौंपा। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन साथ ही उन्हें नई सरकार बनने तक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के रूप में काम जारी रखने को कहा है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी और कहा कि अब बिहार में नई सरकार राज्य का कार्यभार संभालेगी। उन्होंने आने वाली सरकार को पूरा सहयोग और गाइडेंस देने की बात कही है। साथ ही राज्य के विकास में मिले समर्थन के लिए सभी लोगों का धन्यवाद भी किया। अब बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सभी की नज़र आगे होने वाले फैसलों पर टिकी हुई है।
देश भर में कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर स्थित लोक भवन में बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर कई बड़े नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। इनमें सीपी राधाकृष्णन, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल रहे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने भी बाबा साहेब को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दिन हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण, सामाजिक न्याय और समानता के लिए किए गए महान योगदान की याद दिलाता है। उनके विचार आज भी देश को एक मजबूत और समान समाज की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेने के करीब है। पार्लियामेंट 16 से 18 अप्रैल तक स्पेशल सीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा करेगा ताकि महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ाई जा सके। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2023 में पास हुआ नारी शक्ति वंदन एक्ट 2029 तक लागू करने का लक्ष्य है और इसे डायलॉग और कोऑपरेशन से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश भर की महिलाएं असेंबलीज और लोकसभा तक पहुंचने का सपना देख रही हैं। अभी 14 लाख से ज़्यादा महिलाएं पंचायती राज में काम कर रही हैं और कई राज्यों में उनकी भागीदारी 50% तक पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से वाटर, एजुकेशन, हेल्थ जैसे सेक्टर्स में बेहतर फैसले हो रहे हैं। 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और 3 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में होने वाली चर्चा पर सबकी नज़र है। गुजरात के गांधीनगर में कल एक खास मौका था जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के 5वें कॉन्वोकेशन में पहुंची, जहां स्टूडेंट्स अपनी डिग्रीज ले रहे थे। अब यहां सिर्फ डिग्रीज देने की बात नहीं हुई। राष्ट्रपति ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई कि आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही है। उन्होंने कहा अगर कोई डिफेंस, सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजी में करियर बनाना चाहता है तो उसे जियोपॉलिटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब दुनिया में कौन किसके साथ है, कहाँ टेंशन है, कौन से देश कैसे फैसले ले रहे हैं, ये सब समझना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत ग्लोबल लेवल पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है, तो ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स को दुनिया के सामने इंडिया का सही पर्सपेक्टिव रखना आना चाहिए। यानी सिंपल भाषा में सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि दुनिया को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। ढाका में चैत्र संक्रांति का त्यौहार इस बार कुछ खास अंदाज में मनाया गया। इस कार्यक्रम में भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को दिल से शुभकामनाएं दी और एक अहम बात भी कही। उन्होंने बताया कि ऐसे फेस्टिवल्स सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होते बल्कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो कल्चरल कनेक्शन है उसे और मजबूत करते हैं। यानी दोनों देशों की कल्चर, ट्रेडिशन और हिस्ट्री कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह कार्यक्रम बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम में हुआ, जिसे इतिहास और ऐतिह्य परिषद ने ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ ट्रेडिशनल बंगाली परफॉर्मेंसेज भी हुई, जैसे म्यूजिक, डांस और कल्चरल एक्ट्स, जिससे वहाँ मौजूद लोगों को अपनी जड़ों और विरासत से जुड़ने का मौका मिला। इस तरह के कार्यक्रम दोनों देशों के रिश्तों में एक अलग ही जुड़ाव और नज़दीकी लेकर आते हैं। वेस्ट एशिया की स्थिति को लेकर भारत की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी तेज हो गई है। एस जयशंकर ने कल इजराइल के विदेश मंत्री गिडियोन सॉर से फ़ोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने वेस्ट एशिया में चल रहे हालात के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की। यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब इस क्षेत्र में लगातार टेंशन बना हुआ है और कई देशों की नज़र इस स्थिति पर टिकी हुई है। भारत इस पूरे मामले में लगातार डिप्लोमेटिक लेवल पर संपर्क बनाए हुए है ताकि हालात को समझा जा सके और सही कदम उठाए जा सकें। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जिससे उनके राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला बिहार में नई सरकार के गठन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद अब अगला चरण सरकार बनाने की प्रक्रिया का होगा, जहां वे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस बदलाव के बाद बिहार की राजनीति में नई दिशा देखने को मिल सकती है और आने वाले समय में सरकार की नीतियों पर सबकी नज़र रहेगी। अब सभी की नज़र शपथ ग्रहण और नई सरकार के गठन पर टिकी हुई है। देश में खेती को लेकर एक सकारात्मक अपडेट सामने आई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल समर क्रॉप्स की बुआई का क्षेत्र 64 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में 0.77 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है। फसल के हिसाब से देखें तो चावल की बुआई 30 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में हुई है, जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है। वहीं दाल की खेती 11 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में की गई है। इसके अलावा श्री अन्ना और कोर्स सीरियल्स की खेती 13 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में हुई है, जो पिछले साल से करीब 1 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है।
वहीं वॉयल सीड्स की खेती भी 8 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में की गई है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि इस साल खेती में ग्रोथ देखने को मिल रही है और किसान अलग अलग फसलों की बुआई में सक्रिय हैं। यह बढ़ोतरी आने वाले समय में उत्पादन और किसानों की आय दोनों पर सकारात्मक असर डाल सकते हैं। वेस्ट एशिया टेंशन के बीच भी भारत में फ्यूल सप्लाई को लेकर बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की 100% सप्लाई देश भर में नॉर्मल बनी हुई है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट की स्थिति नहीं है। एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग 98% तक पहुंच गई है। 23 मार्च से अब तक माइग्रेंट वर्कर्स के लिए 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर्स की बिक्री 14 लाख रुपए से ज़्यादा की हो चुकी है। पीएनजी सेक्टर में 4 लाख से ज़्यादा कनेक्शंस एक्टिवेट हुए हैं और करीब 4,88,000 नए कंज्यूमर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। वहीं 14 मार्च से अब तक 1,31,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा कमर्शियल एलपीजी की बिक्री दर्ज हुई है। पोर्ट्स मंत्रालय के अनुसार 2200 से ज़्यादा इंडियन सीफरर्स को सुरक्षित वापस लाया गया है और सभी सुरक्षित हैं, जबकि पोर्ट्स पर काम नॉर्मल चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया कि वेस्ट एशिया में इंडियन मिशंस 24/7 एक्टिव हैं और फरवरी के अंत से अब तक 9,55,000 लोग भारत लौट चुके हैं। एस जयशंकर ने कई देशों से बातचीत करके स्थिति की समीक्षा की है। यह दिखाता है कि संकट के बीच भी सप्लाई और सेफ्टी दोनों पर पूरा कंट्रोल रखा जा रहा है। वेस्ट एशिया में टेंशन और बढ़ गया है, जहां अमेरिका ने बड़ा मिलिट्री कदम उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यूएस ने ईरान के पोर्ट्स की ब्लॉकेड के लिए मिडिल ईस्ट में कम से कम 15 नेवल शिप्स तैनात कर दिए हैं। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और 11 डिस्ट्रॉयर्स शामिल हैं, जो इस ऑपरेशन में सीधे हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा ट्राइपोली एम्फीबियस रेडी ग्रुप भी डिप्लॉय किया गया है, जिसमें यूएसएस ट्राइपोली, यूएसएस न्यू ऑर्लियंस और यूएसएस रसमोर जैसे जहाज शामिल हैं। साथ ही कई सपोर्ट वेसल्स भी मौजूद हैं। इन जहाज़ों को रणनीतिक जगहों पर पहुंचने के लिए सुएज कैनाल से गुजरना होगा या फिर अफ्रीका के रास्ते लंबा रूट लेना पड़ सकता है। यह कदम तब उठाया गया जब पाकिस्तान में हुई बातचीत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सहमति तक नहीं पहुंच सकी। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करने दिए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2 हफ्ते के सीज फायर के भीतर डील नहीं हुई तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस ईरान से इनरिच्ड यूरेनियम वापस लेना चाहता है और जरूरत पड़ी तो एक्शन लेने के लिए तैयार है। अब इस पूरे मामले पर दुनिया की नज़र बनी हुई है, क्योंकि यह टेंशन बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। वेस्ट एशिया में हालात और गंभीर हो गए हैं, जहां अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स पर फुल मैरीटाइम ब्लॉकेड लागू कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह कार्रवाई परसों शाम करीब 7:30 बजे से शुरू हुई, जिसमें पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के ईरानियन कोस्टल एरियाज में आने जाने वाले जहाज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। हालांकि नॉन ईरानियन डेस्टिनेशंस के लिए जाने वाले शिप्स अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकते हैं, लेकिन वहां मिलिट्री प्रेजेंस और चेकिंग बढ़ गई है। यूएस ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के ईरानियन पोर्ट्स में आने जाने वाले जहाज़ों को रोका जा सकता है, घुमाया जा सकता है या फिर पकड़ा जा सकता है। ईरान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वह अपने पानी में किसी भी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही उसने अपने नेवल फोर्सेज को साउदर्न कोस्टलाइन पर तैनात कर दिया है। यह कदम सीधे युद्ध की बजाय इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की रणनीति माना जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, लेकिन समुद्र में छोटी सी टक्कर भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। इसलिए ग्लोबल मार्केट्स और ऑयल प्राइसेज पर सबकी नज़र बनी हुई है। भारत और ईरान के रिश्तों को लेकर एक सकारात्मक बयान सामने आया है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने भारत सरकार और देश की जनता का आभार जताया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कठिन समय में भारत ने एक भरोसेमंद और संवेदनशील पार्टनर की भूमिका निभाई है। उन्होंने खास तौर पर सरकार को धन्यवाद दिया, जिसने मुश्किल हालात में जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की और सहयोग दिया। राजदूत ने यह भी कहा कि भारत और ईरान के बीच साझा हित हैं और दोनों देशों के रिश्ते भविष्य में भी मजबूत बने रहेंगे। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब वेस्ट एशिया में हालात तनावपूर्ण हैं और ऐसे में दोनों देशों के बीच सहयोग और भरोसा और भी अहम हो जाता है। यह दिखाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में मानवीय सहयोग और मजबूत रिश्तों को प्राथमिकता दी जा रही है। सोना और चांदी की कीमतों को लेकर आज का ताज़ा अपडेट सामने आया है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 15,500 से 15,700 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रही है, यानी 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,55,000 से 1,57,000 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो इसका दाम करीब 255 रुपये प्रति ग्राम है, यानी 1 किलो चांदी की कीमत लगभग 2,55,000 रुपये के आसपास बनी हुई है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़ करेंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।